नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। ये क्लास यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। टोटल 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे लेके आ चुका हूँ। 150 प्रश्न रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? अजय कुमार, इंद्रमणि पांडे, चैतन्य ठाकुर, शिवशंकर पांडे। तो याद रखना है साथियों, हाल ही में जो इंद्रमणि पांडे है बिम्स्टेक के अध्यक्ष बने हैं, भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है वो किस उपग्रह से लॉन्च किया गया है? PSLV C57, PSLV C58, SSLV, नन ऑफ दीज। तो याद रखना है साथियों, जो PSLV 57 है इससे आदित्य L1 सूर्य की तरफ मिशन लॉन्च किया है भारत ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हाल ही में वेम्पायर स्टार M67 की खोज करने वाला कौन है? नासा है, इसरो, नाटो, इनमें से कोई नहीं। नासा जो है अमेरिका की कंपनी है और जो इसरो है भारत की कंपनी, इसको लॉन्च किया है इसरो। ठीक है, इसरो ने M67 जो है इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के नवीनतम स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको। ऑप्शन ए JP नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, F जयशंकर। तो याद रखना है साथियों, जो हाल ही में बनाए गए उनका नाम है JP नड्डा। JP नड्डा वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले मनसुख मंडाविया थे। आगे बढ़ती हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नवीनतम रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो याद रखना है साथियों, जो अश्विनी वैष्णव है वो रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के नवीनतम सूचना, लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर। तो याद रखना है साथी, जो जीतन राम मांझी हैं वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री बने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण का शुभारंभ किया। यह किस जनपद में है? मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कानपुर। तो याद रखना है साथियों, जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने मथुरा वृंदावन में जो राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण उसको भी शुभारंभ किया है। ये उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? लखनऊ में, बाराबंकी, मथुरा, आगरा। तो याद रखना है, लखनऊ में हाल ही में राहत वाणी केंद्र की स्थापना की है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला एकमात्र भारत का पहला राज्य कौन बना है? इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो याद रखना साथी, जो उत्तर प्रदेश है हमारा वो पहला देश बन चुका है तीनों सुविधाएं पाने वाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश राज्य का कितने प्रतिशत योगदान है? 10.5%, 8.9%, 7.6% और 9.2%। तो याद रखना है, 9.2% योगदान रहा है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है राष्ट्रीय आय में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में भारत का कौन सा राज्य दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो अपना जो उत्तर प्रदेश है यूपी है फर्स्ट स्थान पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ब्रास सिटी कहते हैं? मुरादाबाद, लखनऊ, श्रावस्ती, अयोध्या। तो याद रखना है, जो मुरादाबाद है इसको ब्रास सिटी कहते हैं, यानी कि पीतल, जो पीतल वहां पाया जाता है मुरादाबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य बन चुका है? तो इसका आंसर सही है, उत्तर प्रदेश बन चुका है, यानी कि वहां पर अधिक यात्री घूमने आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो पहला कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे और हर अधिकार योजना शुरू की है? तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है।
अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? श्रुति कुमारी, देविका रानी, जगत गुरु भद्राचार्य, अंबिका। तो साथियों इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो जगत गुरु भद्राचार्य हैं इनको हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं? 18 मई को, 15 अप्रैल, 18 अगस्त, 18 नवंबर। तो याद रखना है 18 मई को क्या मनाते हैं? विश्व नर्स दिवस मनाते हैं। अगर ये पूछे डॉक्टर्स दिवस कब मनाते हैं तो डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। अगला दिवस है उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? हमारा भारत महान, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, आपकी सुरक्षा करना, या फिर सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश का ध्येय वाक्य। याद रखना है इसको, इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था पहले। मौसम की स्थिति खराब होने पर मौसम विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1031, 1717, 1072, 112। तो याद रखना है साथियों, जो 1717 जो है जो मौसम विभाग का नंबर है 1717, और 1072 जो है वो है ट्रेन एक्सीडेंट का नंबर है, और 112 आप जानते हैं पुलिस का है, और 1031 जो है इसको कमेंट में लिखिए ये नंबर किसका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? 1801 अधिनियम, 1853, 1861। तो याद रखना है जो 1861 है 1861 अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखते हैं अगला। हर प्रश्न को समझना है, सोचना है और याद करना है। आपकी वर्दी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके माता पिता के लिए। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया वो कहाँ स्थित है? अयोध्या में, मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पहले नहीं पूछा गया लेकिन अब पूछा जाएगा। जो महर्षि वाल्मीकि जो इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? अयोध्या में, जिसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार। तो याद रखना जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के भी कहाँ पर? वाराणसी शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। मैं जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकते थे सभी को लेके आया हूँ। तो चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है वो साथियों वो कहाँ पर है? ऑप्शन है लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, मेरठ। तो साथियों लखनऊ में क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ये पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे है तो वो गोमती नदी, कौन सा? गोमती नदी के किनारे है। और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है, और वाराणसी किस नदी के है? गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11-11, 12-12, 13-13, 7-7। कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैंने एक साथ आपके लिए 3 खेल आया हूँ, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी। याद रखना इन तीनों में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो होती है 11-11। क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भजन सुपारी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 2 नाम है, जो भजन सुपारी है पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक, सितार वादक, शहनाई वादक, तबला वादक। ध्यान रखना है 1 से 2 प्रश्न 100% आता ही है वाद्य यंत्र से। तो याद रखना है संतूर वादक से संबंध किसका है? भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा से। इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए इसको। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रक्का, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। 3 नाम याद रखिए, अल्लाह रक्का खां, जाकिर हुसैन और किशन महाराज। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक, शहनाई वादक, सितार वादक, कोई नहीं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट में दो, बहुत ईजी है, आसानी से दे दोगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक है, सितार वादक, तबला वादक या बीड़ा वादक? तो साथियों इसका सही आंसर है बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। SCO 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? कजाकिस्तान में, भारत, नेपाल, ब्राजील। तो जो SCO है जो उसका आयोजन कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान में हुआ है। इंपोर्टेंट प्रश्न इसको लगाइए। जो 2024 के इंटरनेशनल जो घटनाएं होती हैं उनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। G20 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? रूस में किया गया, भारत में, नेपाल में, ब्राजील में। तो G20 2024 का जो आयोजन है वो किया गया है कहाँ पर साथियों? वो किया है ब्राजील में, और ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। याद रखना है। ये पूछे कि G20
2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ था, आप जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम उसकी थीम थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स 2024 का आयोजन किसने किया था? रूस ने, भारत, नेपाल, ब्राजील। तो याद रखना है ब्रिक्स 2024 का आयोजन हुआ था कहाँ पर सर? रूस में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अरविंद पनगड़िया, नंद किशोर सिंह, मीरा कुमार, चंद्रमणि पांडे। तो याद रखना है साथियों, जो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर ये पूछे कि 15वें वित्त आयोग कौन है, तो याद रखना है जो नंद किशोर हैं वो 15वें वित्त आयोग बनाए गए हैं। दोस्तों हर प्रश्न को समझना है, आगे बढ़ना है अपनी परीक्षा के लिए। नंद किशोर 15वें और वर्तमान में कौन बने? अरविंद पनगड़िया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हर प्रश्न इतना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2024 यूनेस्को की 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? चीन बीजिंग में हुई, भारत नई दिल्ली, नेपाल काठमांडू, बांग्लादेश ढाका। तो याद रखना है जो भारत नई दिल्ली है यहाँ पर होने वाली है। भारत में होगी तो इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को आप जानते हैं जिसमें जितने भी पुराने स्थल होते हैं जैसे कि ताजमहल, इन सबको हेरिटेज बनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो भारत नई दिल्ली क्या है? ये सही आंसर है, वर्तमान में होने वाली। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये कहाँ स्थित है? याद रखना है महाराष्ट्र जो है यहाँ पर सबसे बड़ा पुल बनाया है, समुद्र में पुल। इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है। याद रखना है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ अयुत्ता अभ्यास का आयोजन किया? नेपाल के साथ, श्रीलंका, थाईलैंड, अमेरिका। तो साथियों याद रखना है जो थाईलैंड है इसके साथ भारत ने क्या किया? युद्धाभ्यास किया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागपंचमी महोत्सव किस राज्य का है? बिहार का है, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल, केरल। याद रखना एक या दो प्रश्न दूसरे राज्य से महोत्सव से आता है हर बार। तो नागपंचमी महोत्सव कहाँ का है? बिहार का है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आतंकवादियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर में हाल ही में आतंकवादियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन से प्रश्न आता है, आप जानते हैं इस बात को, इसमें कोई छुपी बात नहीं है, पहले ही पूछा गया है। हाल ही में पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में चलाया गया? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है जो जम्मू कश्मीर है वहां पर ऑपरेशन कामधेनु और ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाए गए, दोनों को याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, हाल ही में पद्म विभूषण भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? हर प्रश्न को ऐसे लाया हूं कि आप समझ नहीं सकते। देखिए, ऑप्शन ए बिंदुसार पाठक और वैजयंती माला, ऑप्शन बी कोनिडेल चिरंजीवी और वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी पद्मा सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी ये सभी। तो याद रखना है 2024 में 5 लोगों को क्या मिला है? पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। बिंदुसार पाठक को मिला, वैजयंती माला को, कोनिडेल चिरंजीवी को मिला, वेंकैया नायडू को मिला और पद्मा सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों को मिला है। याद रखना है, पूछा जाएगा 100%। आगे बढ़ते हैं, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, श्री राम अटल, योगी राज, सचिन शर्मा। तो याद रखना है दोस्तों, जो राम मंदिर है, भगवान राम का जो मंदिर है, चंद्रकांत सोमपुरा है, ये इसके क्या है? ये इनके वास्तुकार, इन्होंने निर्माण किया है। अगर ये पूछे श्री राम अटल योगी जो है, इन्होंने जो भगवान श्री राम की मूर्ति है आप देख रहे हैं उसमें रखी है, उनका निर्माण किसने किया? श्री राम अटल योगी ने। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न लाया हूं इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट। हाल ही में 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो याद रखना है इसका आयोजन 37वें नंबर का है, फरीदाबाद, हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम का मंदिर किस शैली में बना है? ये प्रश्न पूछा जाएगा, शैली पूछता है आपसे। नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं भगवान श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में वो नागर शैली में बनाया गया। किसमें? नागर शैली में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में पुरुष और महिला उबेर कप दोनों को जीते, यानी कि जो उबेर कप होता है पुरुषों का अलग और महिलाओं का,
उन दोनों को जीतने वाला कौन सा देश है? एक ही देश ने जीता है, श्रीलंका है, चीन है, भारत, अमेरिका। तो ध्यान रखना है, चीन जो है इन दोनों को जीतने वाला बन चुका है 2024 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को, एफ जयशंकर को, भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी। तो याद रखना है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो बनाई गई है अन्नपूर्णा देवी को। याद रखना है इसको। सर अब मैं आपसे पूछूं, सर जो भूपेंद्र यादव है वो क्या बनाए हैं? तो याद रखना है ये पर्यावरण मंत्री है, और एफ जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में 25,000 घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर। तो याद रखना है साथियों, जो हमारी वाराणसी है वहां पर क्या किया है? 25,000 घरों में सोलर पैनल लगाए हैं। लगाने की घोषणा किसने की है? योगी आदित्यनाथ ने। अब आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1925, 1989, 1950, 1990। याद रखना है, पहली जो हमारी भारतीय राजभाषा थी, सॉरी उत्तर प्रदेश की भाषा थी, वो क्या है? वो है हिंदी, आप जानते हैं। और दूसरी जो थी उर्दू बनाई गई है 1989 में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मिर्जापुर। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान है वो कहाँ पर है? वो गाजियाबाद में है। इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अगर कृषि जो अनुसंधान की बात करें तो याद रखना है साथियों, कृषि कहाँ पर? झांसी में। ठीक है, झांसी जो है मूंगफली के उत्पादन में पहला स्थान है इसका। याद रखना है इस बात को भी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, कानपुर, झांसी, बलिया। अगर गन्ना अनुसंधान की बात करता है साथियों, मैं आपके लिए चुन चुन के प्रश्न लेके आया हूं। तो गन्ना कहाँ पर? लखनऊ। गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? पूरे भारतीय बात कर रहा है, भारत के, तो लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ता है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? दलहन जानते होंगे आप, दाल वगैरह। तो दालों का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बलिया। तो याद रखना है साथियों, जो दलहन है वो कहाँ पर? कानपुर में। एक एक प्रश्न को समझना है, ये प्रश्न आने वाले हैं, मैं छांट कर लाया हूँ, बहुत मेहनत के बाद क्लास तैयार की है। हाल ही में 33वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? मधुशाला को, पुष्पा भारती, यादव गिरजा। तो याद रखना है साथियों, हाल ही में मिला है पुष्पा भारती को। इनकी पुस्तक थी यादें यादें, याद रखने के लिए क्या मिला है? 33वां व्यास सम्मान मिला है इनको, पुष्पा भारती। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को, 4 मई, 5 मई, 6 मई। तो इसका सही आंसर है 3 मई को क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध तथा जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कौशाम्बी है, कुशीनगर, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है साथियों, जो कौशाम्बी स्थान है उत्तर प्रदेश यानी कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज FIR बोलते हैं, आप जानते होंगे इस बात को। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट, और ऑप्शन डी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो याद रखना है साथियों, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को भारत लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन डॉल्फिन, और ऑपरेशन गोदावरी। इंपोर्टेंट प्रश्न लगाइए, ऑपरेशन से प्रश्न आता ही आता है। याद रखना है, जो इजराइल और हमास में युद्ध हुआ था उस टाइम पर ऑपरेशन अजय चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन अजय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था अभी 18 फरवरी को। ऑप्शन ए बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो याद रखना है, भूटान को क्या बोलते हैं? द थंडर ऑफ ड्रैगन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज्य जो चिन्ह है वो अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, लक्की दरवाजा, दिल्ली गेट, रूमी दरवाजा। तो जो मछली का चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? रूमी दरवाजे से, रूमी दरवाजा। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द लाइन से किसको सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। तो याद रखना है, हाल ही में हमारे देश को प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनको मिला है ऑर्डर ऑफ द लाइन, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान। याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर। जो उत्तर मध्य रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पर आती है? प्रयागराज में है। याद रखना है इस प्रश्न को, हर प्रश्न लेके आया हूँ इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से जो परमवीर है, परमवीर चक्र है, उससे किसको सम्मानित किया गया था? पहला जो था मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट राम, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। तो याद रखना है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं, इनको पहला परमवीर चक्र मिला था। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रेस के नाम से जानते हैं? अभी हम पढ़ चुके हैं इसको। गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस, कन्नौज। तो जो मुरादाबाद है, जो पीतल का शहर है बोलते हैं, यहाँ पीतल बनती है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्राफिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में, वाराणसी, अयोध्या, ग्रेटर नोएडा। तो याद रखना, जो व्यापार मेला है उसका उद्घाटन कब हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न, छाप के रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? ये पूछा जाएगा आपसे। अभी 10 दिन पहले हुए हैं। तो ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। जो अमेरिका है उसने सर्वाधिक पदक जीते हैं 2024 में। टोटल 126 पदक जीते हैं। 40 स्वर्ण पदक, 44 जो रजत पदक और 42 कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक, ये बात कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं सिर्फ 6। कितने साथियों? 6 जीते हैं। उसमें से गोल्ड एक भी नहीं है। जो हमारा एक तो सिल्वर है और 5 हमारी बाकी ब्रॉन्ज है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है और वह किस राज्य की है? निशानेबाजी है हरियाणा, कुश्ती हरियाणा, शूटिंग हरियाणा, कबड्डी हरियाणा। तो याद रखना है, जो मनु भाकर है निशानेबाज है पहली बात तो, और ये हरियाणा से संबंधित है। इनको 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला था, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से ध्वज समापन में कौन शामिल थे? ध्वज समापन की बात करें, मनु भाकर और PR फ्रजेस, शरद कमल, भानु अथैया, PV सिंधु, शरद कमल, मीराबाई चानू और विनेश फोगाट। तो याद रखना है, ध्वज समापन की बात करें तो मनु भाकर और PR फ्रजेस। अगर ध्वज वाहक की बात करें तो याद रखना है कौन है वे है PV सिंधु और शरद कमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति ने किया? भारत, रूस, पाकिस्तान, फ्रांस। यानी कि जो उद्घाटन था ओलंपिक 2024 का, तो वो किसने किया? फ्रांस ने। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन ने इसका उद्घाटन किया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन थे? तो याद रखना है, सिंपल प्रश्न है। तो माइकल फेल्प्स जीते थे इसको 2008 में, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते, 8 सोने के सिक्के। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न। ओलंपिक खेलों में ध्वज के मध्य 5 चक्र किसको दर्शाते हैं? जो 5 चक्र होते हैं वो किसको दर्शाते हैं? महासागर को, ज्वालामुखी, पर्यावरण, महाद्वीप। तो आप जानते हैं जो महाद्वीप होते हैं उनको दर्शाते हैं ये पांचों के पांचों चक्र। जो नीला चक्र है वो यूरोप है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, पीला चक्र एशिया को दर्शाता है और लाल चक्र उत्तरी दक्षिण में। जो काला चक्र होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण कब किया गया था? 1960, 1921, 1922, 1928। तो याद रखना है 1960 में टीवी पर सबसे पहले ओलंपिक खेलों का प्रसारण किया गया। रोम इटली उस टाइम पे चल रहे थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाते हैं, लेकिन ये कब शुरू किया गया था? 1948, 1921, 1922, 1928। तो याद रखना है 1948 में सबसे पहले ओलंपिक खेलों को जो है उसका दिवस मनाना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? ध्वज की बात करें तो 1920 में प्रयोग किया गया, याद रखना है, बेल्जियम ओलंपिक। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक मशाल की बात करते हैं, जलाने की शुरुआत 1928 में की गई थी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? नीता अंबानी थी, महिफ्री चंद, आर्य सिंह, सपना थिक। तो याद रखना है साथियों, जो नीता अंबानी जी हैं वो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय टोटल जितना भी ऊपर इंटरनेशनल होता है ओलंपिक समिति, उसकी जो अध्यक्ष रह चुकी है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ है, सबसे पैसे वाली हैं, आप जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी कि 9वीं अध्यक्ष, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, एंटीना क्रैकर्स, मेरेतोबा, एल्डरसन। तो याद रखना है साथियों, थॉमस बॉक जो है वर्तमान में जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ है उसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? बात करें तो डिमिट्रियस, संजीव गुप्ता, थॉमस बॉक, ट्रेमिन। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो डिमिट्रियस थे, जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष है डिमिट्रियस। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 एथेंस ग्रीस में। आप जानते हैं, सिंपल प्रश्न है, फिर भी पूछा गया है, ये याद रखना है। 1896 में एथेंस ग्रीस में शुरू होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन समय में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये भी इंपोर्टेंट है। यूनान 76 में हुए थे, यूनान 776 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो पीसी कल्चर उसे मत्स्य पालन कहते हैं, सही है एकदम। सेरीकल्चर कहते हैं रेशम, सही है। जो एरिपोनिक है इसे केजी गलत है। ऑरोकल्चर सब्जी उगाना, सही है, ध्यान रखना है। जो केंचुआ पालन है इसको वर्मी कल्चर कहते हैं, आप भली भांति इसको जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। सोने का रेशा किसे कहते हैं? जूट को, कपास, पीतल, रेशम। तो याद रखना है, सोने का रेशा कहते हैं जूट को, सोने का रेशा। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तरी भारत के मैदानों में जो भाग हैं उसमें शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? ऑप्शन ए लौटते मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम विक्षोभ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वहां से उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा होती है सर्दी के टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बाजारों पर, जो शेयर बाजार होते हैं उन पर नियंत्रण रखती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, यूटीआई, वित्त मंत्रालय। तो याद रखना है साथियों, जो शेयर मार्केट होते हैं उन पर नियंत्रण कौन करता है? सेबी करती है, जो SEBI, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जितने भी मार्केट बाजार उन पर नियंत्रण कंट्रोल करती है। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न। अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, मुद्रा स्फीति। तो याद रखना है, जो मुद्रा स्फीति होती है, विमुद्रीकरण, जो नोटबंदी होती है उसे क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चंद्रभान थे, न्यायमूर्ति कमलाकांत, चंद्रचूड़, गृहवर्ण। तो याद रखना है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन थे? रामफदार, रामकृष्ण, पंडित राम, चंद्रशेखर। तो याद रखना है, जो रामफदार जी हैं वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसके जो वास्तुकार रामफदार जी हैं। आगे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण 2024 कितने लोगों को प्रदान किया? हम बात कर चुके हैं, 5 लोगों को मिला है। बिंदुफर पाठक, बेयंती माला, कॉनिडेल, सब 5 लोग हैं, ठीक है। इनको याद रखना है, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू। 5 इंपोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेरिस ओलंपिक में कितने चक्कर होते हैं? बात कर चुके हैं, 5 चक्कर होते हैं, नीला, हरा, ये सब आपको देख लेने हैं, ठीक है। अभी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, 5 चक्कर महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस, फ्रांस में हुए। ये तो इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके रखना है। 33वें नंबर के, नंबर भी आपसे पूछ सकता है, याद रखना है 33वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में ओलंपिक किस देश ने सर्वाधिक जीते? आप बात कर चुके हैं, अमेरिका ने। किसने जीते? अमेरिका ने 126 पदक जीते थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला शक्ति फायदा नंबर कौन सा है? ये पूछता है आपसे। उत्तर प्रदेश में जो महिला नंबर है वो कौन सा होता है? 1090, 1098, 1930, 1076। इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। तो 1090 जो होता है बच्चों के लिए होता है नंबर, 1098 सॉरी 1090 महिलाओं के लिए, 1098 किसके लिए? ये बच्चों के लिए, 1930 1930 साइबर क्राइम के लिए, और 1076 जो होता है किसानों के लिए। याद रखना है हर चीज को। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? DGP, ADGP, IGP, DIG। तो याद रखना, जो DGP हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं। पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं इनको।
जो पुलिस महाधिवक्ता है एडीजीपी बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं इनको, ये दूसरे नंबर पे आते हैं, आईजीपी थर्ड नंबर पे और डीआईजी फोर्थ नंबर पे। आपके लिए हर चीज को एफिल आया हूँ, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में विजय प्राप्त की थी? 1898, 1953, 1957, 1969। याद रखना है 1953 में सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे दो व्यक्ति थे और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न। नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जो माउंट एवरेस्ट है उस पर जिसको सागर माता कहते हैं, नेपाल में आप जानते हैं, हमारे उत्तराखंड के ऊपर ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग, बुग्याल, पयार, द्वार। तो जम्मू कश्मीर में जो घास होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मर्ग। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नंदा देवी पर्वत जो है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है, नेपाल में, सिक्किम में। तो ये उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत, इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत जो है पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री है, अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा। तो याद रखना है जो नवीनतम हिमालय है और पुरानी पूछे, पुरानी कौन सी है? पुरानी है अरावली पर्वत, पुरानी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, नामेद, नंदा देवी, नंदा कोटा। याद रखना है जो ऊंची बात करता है कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है सबसे ऊंची पहाड़ी है अपने भारत की, चोटी है। आगे याद रखना है। आगे बात करते हैं साथियों, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अब भारत जो रत्न है बहुत इंपोर्टेंट है, जो भारत का पहला सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है और ये भी 5 लोगों को मिला है। कौन कौन सर? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, इनमें सभी। तो याद रखना है दोस्तों, जो पांचों लोग हैं, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, इन लोगों को मिला है, पांचों लोगों को। 100% छपेगा ये प्रश्न, पूछा जाएगा, एक ना एक शिफ्ट में आएगा ही आएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में अर्थव्यवस्था, यानी कि इस भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? मिश्रित कहते हैं, पूंजीवादी कहते हैं, समाजवादी, ग्रामीण। तो आप जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ नहीं मिलती है? नेपाल से तो ऊपर मिलती है उत्तर में, पाकिस्तान से पश्चिम में मिलती है, श्रीलंका से दक्षिण में मिलती है, लेकिन वो स्थलीय नहीं है, वो जलीय है, मतलब नीचे महासागर है ना, इसलिए। तो श्रीलंका हमारा करेक्ट आंसर, ये इससे नहीं मिलता स्थलीय। आगे बढ़ते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब की? 1856, 1828, 1831, 1887। तो याद रखना है 1831 में उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना की। इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये पूछे कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में इसका मुख्यालय स्थित है। राजस्व परिषद 1831 लखनऊ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? नौटंकी, करमुआ, छपेली, चौनफुल। तो जो छपेली है ये तो है, लेकिन नौटंकी जो है सबसे प्रचलित है उत्तर प्रदेश, जो इन सभी में प्रचलित कौन सा है? नौटंकी है। आगे बढ़ते हैं, यूपी जो उत्तर प्रदेश है उसका सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी। तो जो इलाहाबाद है वहां पर सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में द्वितीय बाफा राजभाषा जो है उर्दू है, हम बात कर चुके हैं, 1989 में इसको घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद, लखनऊ, काशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा सबसे प्राचीन जो है मुक्त है उसे इलाहाबाद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैसा है? एकदम मुक्त विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन भी यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला भारतीय सभापति कौन थी? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, लक्ष्मी सहगल। तो जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी, वो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उनकी अध्यक्ष थी, बनी है। कौन बनी? ये पहली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, अलीगढ़ मुस्लिम कहाँ पर? अलीगढ़ में, रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। तो याद रखना है सबसे प्राचीन कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संपद को कहते हैं? बांग्लादेश को, नेपाल, भूटान, भारत। जो नेपाल है, नेपाल की संपद को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं इसको, इसकी संपद को। आगे बढ़ते हैं, इजराइल की संपद को क्या कहते हैं?
डाइंट कहते हैं नेसेट, मजलिस, नेशनल असेंबली। तो जो इजराइल की संसद इसको क्या बोलते हैं, नेफेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेसेट। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय खेल हॉकी सही है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सही है, राष्ट्रीय पशु शेर सही है, ये बाघ बात ये की है, लेकिन राष्ट्रीय बच्चा अशोक नहीं होता है, हमारा क्या होता है, बरगद होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को ही 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? आप जानते हैं 9 अगस्त को, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर। तो इसका सही आंसर दोस्तों 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑपरेशन जीरो आवर कब शुरू किया गया? 9 अगस्त 1942, 5 मार्च 1926, 7 अगस्त 1948, 1 अप्रैल 1941। तो याद रखना है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया। ये रात के 12 बजे शुरू होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 70, 71, 72, 73। तो याद रखना आर्टिकल जो 71 है उसके अंतर्गत क्या आता है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसका जो निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 71 के तहत। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? याद रखना है 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 रुपी, 1 नेशन 1 फैब्रिक और 1 नेशन 1 डायरेक्ट। तो दोस्तों जो जीएसटी का ध्येय वाक्य क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स। याद रखना, पूछा जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। किस नदी की सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है? यानी कि 5 नदियों का मुख्य इसमें शामिल होता है, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सिंधु। तो याद रखना है जो सिंधु है, सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान में जाती है और तिब्बत से निकलती है, याद रखना है इससे 5 नदी मिलती हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, फतला। इन 5 नदियां मिलती हैं सिंध से, इसीलिए इसको पंचनद कहते हैं दोस्तों, याद रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन सा राज्य बना है? मुंबई है, गोवा है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना है जो मुंबई है इसका क्या है, इसका विजेता बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओम आकार का है ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा। तो याद रखना है साथियों जो इसका मंदिर वो कहाँ पर है, राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं दोस्तों, अभी करते हैं सभी को। इंद्र अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? भारत जापान, भारत रूस, भारत अमेरिका, भारत थाईलैंड। तो याद रखना है जो भारत और रूस है उनके मध्य इंद्र अभ्यास का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? श्री श्रीनिवासल्लू शेट्टी, संजीव गुप्ता, रमेश श्रीनिवास, पूर्वी ठाकुर। तो जो श्रीनिवासल्लू शेट्टी जी हैं इनको हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर दोहा, कनाडा, मैक्सिको, भारत। जो कतर दोहा था उसमें 2022 में इसका आयोजन हुआ। इंपोर्टेंट है, याद करना है इसको, स्ट्रेटेजी के में चला गया। आगे बढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है, को क्या कहते हैं? टोक्यो, हिरोशिमा, शिकागो, हिमांशु। तो जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो होती है, आप जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गवाह सुरक्षा योजना कहाँ की है, किस राज्य की है? असम की, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो जो गवाह सुरक्षा योजना है वो कहाँ की है? असम राज्य की है, याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए स्कर्वी, बेरी रतौंधी, एनीमिया। तो याद रखना स्कर्वी रोग है, विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी होता है। ये पूछे बेरी किससे होता है? विटामिन बी से बेरी होता है। और जो रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े मोंगला पोर्ट को अपने अधिकार में लिया है? बांग्लादेश का था, ये याद रखना है। बांग्लादेश चर्चा में इससे प्रश्न आएगा। जो बांग्लादेश है वो कि कहाँ का है? बांग्लादेश का एक पोर्ट है, यानी कि हवाई वो क्या कहते हैं इसे, बंदरगाह है जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। उसको हाल ही में भारत ने अपने अधिकार में कर लिया, याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक बात कर चुके हैं भाई, कितनी बार पूछे इसको, पेरिस फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। लोहे की संचारण को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं? आप जानते हैं इसकी जो परत है वो जस्ता जिंक होती है, जस्ता जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पे। आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य होता है? भारत, बांग्लादेश, याद रखना है। जो तीस्ता नदी जल विवाद है भारत बांग्लादेश के मध्य होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश में भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? कहाँ पर? हैती जो है, हैती कंट्री जो है वहां पर ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किफे भाई साहब कितनी बार पूछ रहा है भारत रत्न को, 5 लोगों को मिला है, याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समाप्त। थैंक यू सो मच, यहाँ पर हमने 150 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस क्लास को देखा जिस लोगों ने। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब की मैं बोलता नहीं कभी, आपकी इच्छा है तो कर देना, नहीं है तो नहीं, कैसी बात। धन्यवाद।